दर्शकों नमस्कार। हम हाजिर हैं एक बार फिर आपके साथ इंदौर इन्फो पर। आप सभी का स्वागत करते हैं लाइव 1 to 1 में। और लाइव 1 to 1 में आप हमारे इस चैनल पर कई सारे कलाकारों से, कई सारे व्यक्तित्वों से रूबरू हो चुके हैं और लगातार होते जा रहे हैं। आज फिर एक और मौका है ऐसा जिसमें आज हमारे साथ एक और शख्सियत होंगी और उस शख्सियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस समय आप हमारा ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये प्रोग्राम इसके बाद YouTube पर भी आप इसे देख पाएंगे। आप अभी ज्वाइन कीजिए हमें, और अगर ये प्रोग्राम आप अभी मिस भी कर जाते हैं तो आप YouTube चैनल पर ज़रूर देखिएगा इसे बाद में। आज जिस शख्सियत से हम जुड़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें, वो हैं इंदौर शहर की एक मशहूर गायिका वैशाली बकोरे। और वैशाली जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं, वो उनकी आवाज़ जो है आपने कई बार कई मंचों से इंदौर में सुनी है। और वो रेडियो से गाती हैं, दूरदर्शन से गाती हैं, और भी कई मौक़ों पर आपने उन्हें सुना होगा। आज इस समय वो हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कुछ ही क्षणों में उनसे जुड़ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम पहले भी कई कलाकारों के साथ रूबरू हो चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आपसे जुड़ेंगे, जिन्हें आप देखकर, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज फ़िलहाल वैशाली बकोरे हमारे साथ में हैं और हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं। वैशाली जी हमारे साथ हैं। वैशाली जी आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में आपको साथ में बस जोड़ने जा रहे हैं। नमस्कार वैशाली जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका। कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। और लॉकडाउन के बाद एक बहुत लंबे अरसे बाद आपको देखने का अवसर आया है जी 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 बिल्कुल। क्योंकि अभी ये जो समय आप काट रहे हैं, जो समय गुजार रहे थे इतने दिनों से, हमारी गतिविधियों पर एक विराम सा लगा हुआ था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपको सामने देखकर और आपसे बात करने का एक अवसर मिला है। जी जी। क्या चल रहा है अभी इन दिनों आपका? मैं अभी रियाज कर रही हूँ। क्लासेस चल रहे हैं मेरे जी। और अब तो काफी कुछ रूटीन पहले जैसा होने के कगार पर है। बिल्कुल। बीच का कुछ समय जरूर गया जब बहुत मतलब ऐसा था कि कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस जैसे जो बाहर हो रहा है उससे अपने मन पर थोड़ा तो असर पड़ता है। निश्चित रूप से। और ये जो है ये तो सब मतलब पूरा विश्व ही इससे ग्रसित हुआ है जी। तो उसकी कहीं ना कहीं एक चिंता या चाहे एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो असर करी जी। लेकिन अपनी ये जो कला है, आप तो बखूबी जान सकते हैं इस चीज को जी जी कि ये कला हमें उसमें से बहुत कभी अकेला नहीं होने देती और निकाल के ले जाती है उस सिचुएशन में से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैशाली जी, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको जानते हैं और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और भी जो जानते हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो शौक है ये कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? एक्चुअली मेरा परिवार मतलब एक सांगीतिक परिवार और आध्यात्मिक परिवार है। मेरा जो पियर है काशीकर फैमिली, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जी जी। मेरी दादी बहुत अच्छा भजन गाती थी। मेरे पापा बहुत अच्छा कथा करते थे और उन्हें हारमोनियम का शौक था। उन्होंने बकायदा मोहन मुंगरे जी से हारमोनियम की शिक्षा भी ली थी। अच्छा। और दादी का जो पियर है अमरावती और यवतमाल साइड में, वो कासलीकर परिवार है। वहाँ सब गवैये हैं हमारे यहाँ। अच्छा।
मतलब अच्छे बिल्कुल लेवल के। उस वक्त तो मतलब बहुत नाम हुआ करता था मेरे नाना जी, जो मतलब दादाजी, पर दादाजी दादाजी इन लोगों का। जी जी फिर वही परंपरा मेरे यहाँ पर भी आई, और मेरे पापा बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। मेरे चाचा बहुत अच्छी गजल गाते हैं, गजल गायक है वो। और दोनों बुआएं मेरी संगीत में। जी इस तरह से मतलब एक तरह से पूरा परिवार बहुत अच्छे संगीत के माहौल जब था तभी मेरा जन्म हुआ उनके यहाँ ये पर। बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़े गर्व का विषय भी है, और जी सबसे बड़ी बात सौभाग्य का विषय है कि एक हाँ संगीत जी, के परिवार बिल्कुल में जन्म लेना। और जब हमारा जन्म होता है और हम पलने में ही होते हैं और उस समय हमें संगीत सुनने को मिलता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा असर करता है बिल्कुल। जीवन में। जी वो ही मुझे लगता है कि वो एक मानस पटल पर शायद वो जो हमें कुछ समझता नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक असर कर जाता है, जी क्योंकि और जीन्स में भी जो होता है वो भी असर करता है, दोनों मिलके। बिल्कुल। तो वो मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारे कान बचपन से ही बहुत तैयार थे। तुमको मतलब मेरी मम्मी को गाना नहीं आता, मेरी मम्मी कथा बहुत अच्छी करती है, आध्यात्मिक। हम लोग बलभीम भवन महाराज जो थे उनके अनुयायी हैं हम, आध्यात्म की ओर से। जी तो जी वहाँ कोई ऐसा मतलब वो कोई ऐसा फेमस या ऐसा प्रोपोगंडा वाला कुछ नहीं है। हम लोग हमारे हिसाब से जितने उनके अनुयायी हैं, हम लोग मिलके वहाँ पर कथा कीर्तन और हर उत्सव का मतलब जो है सेलिब्रेशन वहाँ पे होता है, मनाते हैं सब लोग। तो वहाँ पर कथाएं होती, मेरे पापा भी करते थे और मेरी मम्मी भी करती है। तो वो बताती है कि मुझे उनको गाना नहीं आता है, क्योंकि उस तरफ से गाने का कोई ताल्लुक नहीं था इतना। तो मम्मी जब गाने की कोशिश करती थी मुझे गोद में लेके सुलाने की, तो मैं मम्मी को कहती थी कि नहीं, आप अपनी बुआ को गाने दो, आपका गाना अच्छा नहीं। तो इस तरह से वो कान उसी समय तैयार हो जाते हैं जब आपके परिवार में सब गाने वाले हो तो। जी 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 अच्छा, कई बार ऐसा होता है, सांगीतिक परिवार होता है, संगीत के संस्कार होते हैं परिवार में, लेकिन कुछ बच्चों में वो संस्कार कई बार नहीं आते हैं। कई बार उनकी समझ किसी और दिशा में होती है। मतलब ऐसे परिवार मैंने देखे, ऐसे परिवार देखे हैं मैंने कि वो कहते हैं भाई हमें संगीत नहीं करना। लेकिन आपको कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जबरदस्ती आपको कहा गया कि नहीं आपको संगीत करना पड़ेगा, और अभी उस समय आप बचपन में नहीं हम तो अभी खेलेंगे या हम कुछ कोई दूसरी दिशा में काम करेंगे, ऐसा कभी आपको लगा? हाँ, एक्चुअली इस बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ये सब माहौल चल रहा था, मेरे चाचा गजल गाते थे, तो घर में उनके अकम्पनीमेंट करने के लिए जो होते थे उनके साथी कलाकार, वो तबले के लिए और इसके लिए आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कथा हो रही, कीर्तन हो रही, ये सब कुछ हमारे यहाँ भजन वगैरह ये चला ही करता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 3-4 साल की उम्र में कुछ सीखना वगैरह शुरू किया हो, या मेरे घर में किसी ने मुझे प्रेशराइज किया हो। जी जी तो वैसे मैं एक इंटरेस्ट की ये बात बताऊंगी कि मेरा रुझान बचपन में कभी भी गाने की तरफ था ही नहीं। मैं तो सबसे पहले ऐसे ही पास में एक मतलब मेरी चाची का ही एक नृत्यशाला थी, वहां पर मैंने कथक सीखना चालू किया बचपन में। जी जी बहुत बचपन की बात है, 8-1 साल की रही होंगी मैं। जी तो ऐसा कहीं जहन में कभी नहीं था कि मुझे करना है, और वो चूंकि डांस शुरू हो गया था इसलिए मेरा रुझान डांस की तरफ ज्यादा गया था। जी जी वैशाली जी, अभी क्षमा कीजिएगा बीच में मैं टोक रहा हूँ, लेकिन आपकी जो आवाज है इसके बारे में अभी हमें कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं कि आपकी वॉइस जो है वो इको कर रही है। आपने ईयरफोन नहीं लगाया क्या? अभी हेडफोन नहीं लगाया? ईयरफोन ही लगाया है मैंने। लगाया ईयरफोन, तो माइक्रोफोन को थोड़ा सा पास कर लें। आप हाथ में उठाकर उसको मुंह के सामने रखेंगे तो शायद, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की शिकायत इस पर आ रही है स्क्रीन पर कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट जी एक मिनट तो हम बातचीत जारी रखेंगे कुछ कर। जी जी प्लीज माइक्रोफोन को थोड़ा सा ठीक कर लें तो जी एक मिनट। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी आपकी आवाज़ मिल रही है और अभी दर्शकों को शायद कुछ परेशानी आ रही है। अभी तो आवाज़ खैर बंद हो गई है आपकी। हम बात जारी रखेंगे। आप कनेक्शन थोड़ा चेक कर लें। हाँ जी, अभी आ रही मेरी आवाज़?
हाँ जी, अभी आ रही है मेरी अरे आवाज? अब बहुत क्लियर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो क्लियर परेशानी है? थी अभी हम बिल्कुल हमारे दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि वो इस पर लिख कर बता दें कि उन्हें अगर अब ठीक समझ में आ हाँ रहा जी, है तो। प्लीज प्लीज। एक्चुअली बिल्कुल मेरा बिल्कुल कमेंट की तरफ ध्यान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रही है। आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? जी हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो फैंस हैं पर उनके मेरी आवाज कमेंट्स मुझे रिपीट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा रिपीट हो रही होगी, वॉल्यूम शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत क्लियर वॉइस है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, सब लिख रहे हैं अभी। हमारे दर्शक, ठीक है। आप शायद आप भी पढ़ पा रहे होंगे। हाँ अ, जी, हाँ जी। जी जी। तो जी हम जारी रखते हैं। आपने कथक के बारे में कह रही थी कि आपने कथक सीखना शुरू किया था। जी। तो जी वही मैं कह रही थी कि हालांकि संगीत के संस्कार है मुझ पर, लेकिन जी जी ऐसे नहीं था कि मैंने गाना सीखना शुरू किया, मैंने कथक सीखना शुरू किया तो कथक मेरे मानस पर बिल्कुल मतलब हो गया था कि मुझे कथक सीखना है और कथक में ही जाना है। जी। उसके बाद एक जनरल एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए मेरी बुआ तो गाते तो थे ही। हम्म, बच्चे मतलब जो बच्चों की एक संगीतशाला होती है वो लोकमान्य नगर में माधव जोशी सर करके थे, बहुत बड़े जी। संगीतज्ञ थे वो। तो आपका फिर डांस से रुझान खत्म हो गया? नहीं, मेरा डांस से रुझान नहीं खत्म हुआ। मेरा गाना भी शुरू हुआ। और जब जोशी सर ने मेरी आवाज सुनी तो उनको बहुत पसंद आई। वो मेरा बिल्कुल पहले पहले एक जनरल जाना था, मुझे कुछ नहीं करना था उस वक्त गाने में। और ना मेरे मम्मी पापा का ऐसा कोई ड्रीम था आज के बच्चों के लिए जैसा ड्रीम होता है ना। जी थोड़ी सी भी अगर प्रतिभा दिखती तो आज तो 3 4 5 साल में ही बच्चों को बिल्कुल स्टेज चाहिए, इस तरह से आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बात। यहाँ एक मिनट चलने दे, अभी लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना ही था। हम्म, बस एक जनरल स्टार्ट हुआ और डांस वहाँ पे बंद हो चुका था मेरा, लेकिन रुझान डांस की तरफ फिर भी था। तो कॉलोनी में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे हमारे यहाँ गणपति उत्सव के ये वगैरह, उसमें डांस में पार्टिसिपेट करना, स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट करना, ये सब शुरू था। हम्म, और जब मैं क्लॉक मार्केट कन्या विद्यालय में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे चाचा जी ने मुझे एक, वो कंपोजिशन भी बहुत अच्छी करते हैं मेरे चाचा जी। तो एक किसी स्कूल के लिए उन्होंने एक गाना बनाया था, पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो मुझे याद हो गया था। अब वो हमारे यहाँ प्रार्थना सभा होती थी तो मैंने मुझे लगा कि वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल था हमारे यहाँ क्लॉक मार्केट स्कूल में। हाँ हाँ हाँ, सब बकायदा प्रार्थना सभा में लड़कियां शांति से बैठना और कुछ न कुछ एक्टिविटी होना। तो वो 1 2 दिन मैंने देखा, शुरुआती थी मेरी वहाँ पर। तो मैंने टीचर्स से, जो उनकी इंचार्ज मैम थी, उनसे मैंने कहा कि मुझे भी गाना है। अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्यों एक इंस्पिरेशन हुआ कि ये गाना मैं यहाँ पे गा सकती हूँ, तो मुझे भी गाना है। मेरे चाचा जी का कंपोजिशन है, मुझे गाना है, ऐसा मैंने कहा एक राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत पर। तो उन्होंने 1 2 दिन बाद कहा कि चलो ठीक है, दे देते हैं। हाँ, अब मैंने गाया और मतलब जैसे कि वो गाना और मुझे गाने की दिशा में जाना है, ये तय हुआ। क्योंकि मेरे जो गुरुजन थे वहां पर, चांदेकर मैडम थी संगीत के लिए, शायद आपने नाम सुना हो कभी, बहुत जी, सीनियर संगीतज्ञ रही हैं वो। जी नाम सुना वो है। और न्यूसरकर मैडम जो थी, ये इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में आ गया था कि ये बच्ची में है तो इसको करना चाहिए गाना। जी मैं तो यूं ही खेल खेल में गाया था मैंने। फिर वहां से म्यूजिक में स्कूल की तरफ से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, जीत के आ जाना, ये एक सिलसिला शुरू हुआ। जी तब भी कहीं जहन में नहीं था कि मुझे गाना करना है। फिर भी मैं तो यहाँ पर कॉलोनी में नाटक में पार्टिसिपेट, फिर नाटक का भूत चढ़ा था। अच्छा। एक ड्रामा करना है, मराठी ड्रामा बहुत किया। और मतलब डांस करती रही, लेकिन और गाना भी चल रहा था, दोनों साथ में चल रहे थे। फिर लेकिन मेरी आई को, मेरी मम्मी को नहीं पसंद था कि मैं ड्रामा और डांस करूं। अच्छा। और उन्हें पसंद नहीं तब था। तक
हाँ, उन्हें डांस और ड्रामा में मेरा करियर बने ये नहीं पसंद। हाँ, अच्छा। वो चाहती थी कि मैं गाने में ही बनाऊं जी करियर। जी जी। तो फिर जैसे जैसे थोड़ा 10th वाला एक आया एक समय, तो उस वक्त फिर मम्मी तय कर चुकी थी कि नहीं, तुमको गाना ही करना है और अब ये बहुत हो चुका, ये ड्रामा वगैरह अब नहीं करना है अपने को ये सब कुछ। और उसके बाद में फिर 11th में मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट ही लिया स्कूल में, और बाहर कॉम्पिटिशन में जाना, जीत के आना, ये भी चल रहा था। तो बाहर फिर किसी ने कहा मेरी मम्मी को कि ये बहुत अच्छा गा सकती है और बहुत अच्छी कलाकार बन सकती है, आप इसको किसी बहुत अच्छे गुरु के पास ले जाइए। जी। तो मेरे चाचा जो थे वो तो थे ही, मतलब गजल में अभी भी हैं और तभी तो एक्टिव थे ही वो। उनको काफी लोग जानते थे और काफी नाम उनको सभी पसंद करते थे। वो मेहदी हसन साहब को बहुत अच्छा गाते हैं एक्चुअली। अच्छा, क्या बात। तो कल्पना ताई तब हमारे यहाँ, हम लोकमान्य नगर में शिफ्ट हुए थे और ताई भी यही रहते थे। जी। और अच्छा, अरे ये बड़े सौभाग्य की बात है। और बिल्कुल पीक पर उनका गाना और ये सब कुछ बिल्कुल चल रहा था। और उनकी फैमिली से भी हमारा आध्यात्मिक तौर से भी, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो मेरी दादी की बहुत अच्छी गुरु बहन थी, उनके पापा भी गुरु भाई थे। तो ऐसा फैमिली रिलेशन था ही। मेरी मम्मी उनके पास में फॉर्मली मुझे लेके गई कि इसको आपको सिखाना है। जी। तो ये आपकी शुरुआत इस तरह से मीनाक्षी, हाँ जी, मीनाक्षी गोप्ते मैडम के पास में भी सीख रही थी और विशारद भी कंप्लीट कर रही थी। जोशी सर के बाद में मीनाक्षी मैडम के पास में गई, गोप्ते मैडम के पास, वहाँ मेरा विशारद कंप्लीट हुआ। और उसके बाद कल्पना के पास जब गई मैं 11th और 11th के बीच बाद का कोई टाइम था, 12th हो रहा था। उसके बाद वहां से फिर एक टर्न आया और ताई के साथ जब बैठ के देखा, तब तक मैंने सिर्फ एग्जाम वाला शास्त्रीय संगीत मुझे पता था जी, कि 10 मिनट किस तरह से गाया जाता है, राग क्या किया जाता है, परफॉर्म करने वाला नहीं। प्रवीण जी, एक मिनट मेरा बेटा कह रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या कोई बताएगा? क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है आपका, और थोड़ा सा कट जरूर रही है आवाज़ आपकी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ज़रूर, थोड़ा सा है। देखिए अभी सिग्नल बिल्कुल चला गया है आपका, और अभी तो कुछ भी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है इस समय। तो एक बार आप चेक करें थोड़ा सा। आपके, मुझे लग रहा है कि आपके नेट थोड़ा सा पुअर है, इससे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हम चाह रहे थे वैशाली जी अभी डिस्कनेक्ट हो गई, हम वापस उनको जोड़ते हैं। देखिए दर्शकों, ये तकनीकी जो समस्याएं आती हैं ये तो निश्चित रूप से जब हम दूर बैठते हैं और नेट के माध्यम से जुड़ते हैं तो कई बार आती हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर है कि जिसमें हम बहुत अच्छे कलाकार को सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, बड़ा रोचक लग रहा है। और हम इसमें मेरा ख्याल है फिर से हम जुड़ गए हैं वैशाली जी से, और आगे बात जारी रखते हैं। अब मेरा ख्याल है अब ठीक है कनेक्शन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है वैशाली जी? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत क्लियर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। और अब शायद हाँ, पता नहीं ये तकनीकी समस्या जी आ जाती है। जी, आ जाती है। अब देखिए हम बहुत देर से आपसे हम बात सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक गायिका हैं तो आपकी कला बोलती है। हम ये चाहते हैं कि आपकी विधाएं क्या क्या हैं? आप गीत, भजन, गजल, शास्त्रीय, किस में ज्यादा? जी, शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से है, वहीं पर मैं थी। वो उतनी एक बात कंप्लीट कर लेती हूँ, जी, फिर बताती हूँ। जी, तो कल्पना ताई को देखकर वहां पर तय हुआ था कि मुझे गाना करना है। जी, उनके पास जब मैंने सीखना शुरू किया धीरे धीरे, और एक जब आपके सामने एक प्रॉपर आइडल कोई आता है, तब आप डिसाइड कर पाते हैं आपकी दिशा को। जी।
ये मुझे समझ में आया। और फिर ताई के पास मेरा प्रॉपर शास्त्रीय संगीत का एक पहला लेसन जो है वो स्टार्ट हुआ कि किस तरह से गायकी को सीखा जाए, समझा जाए। तो वहां से जर्नी गाने की शुरू हुई। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ हाँ बिल्कुल निश्चित सुनाया जाए। हम तो सुनना चाहते ही, हमारे जो दूसरे जो साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर सुनना चाहते हैं। जी 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 थोड़ा सा मैं थोड़ा कम कर लें, थोड़ा सा, बहुत कम करें थोड़ा सा कम कर लें, बहुत थोड़ा बढ़ाइए। हाँ ठीक है, बस इतना ठीक है। मैं एक बंदिश और एक तराना सुनाती हूँ बिल्कुल 5 मिनट में आपको। बिल्कुल राग मधुकंस में अभी वो चल रहा था दिमाग में, समय का रहा है, यही सुना देती बिल्कुल। जी। झूम झूम अंगना मोरे झूम झूम अंगना मोरे चतुर सुगर बन वीर सुनरवा चतुर सुगर बन वीर सुनरवा झूम झूम अंगना मोरे बहुत दिनन में आए राज पिया बहुत दिनन में आए राज पिया मोतियन मारूं गाऊंगी कजरा मोतियन मारूं डारूंगी कजरा झूम झूम अंगना मोरे आए झूम झूम अंगना मोरे आए नादिर दिल दानी तदानी दीन तलन देरे ना नादिर दिल दानी तदानी दीन तलन देरे ना नादिर दिल दीन तनना तुंदिर दिरदीन तनना नादिर दिल दीन तन तुंदिर दिरदीन तन तन देरे ना तन देरे ना नादिर दिल दानी तदानी दीन तनना देरे ना नादिर दानी तुंदिर दानी तदानी दीन नादिर दानी तुंदिर दानी तदानी दीन तनना दिर दिन तोन तनना दिर दीन तनना दिर दिन तोन तनना दिर धाति धादा किरण राति धादा किरण बेटा किरण प्राण किरण धाति दादा नादिर दिल दानी तदा दीन तनना देरे ना नादिर दिल दानी तदानी दीन तनना देरे ना बहुत बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गायन। और हम कहते हैं ना कि आध्यात्म और संगीत, इसमें सदगुरु का मिलना मुझे लगता है सदगुरु का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको निश्चित रूप से आपको जो गुरु मिले और उन्होंने जो भी आपको शिक्षा दी है, आपने उसको पूरा का पूरा आत्मसात किया, आपने पूरा सीखा और आज वो कला हमें यहाँ नजर आई। बहुत खूब गाया आपने। हमारे जो दर्शक हैं वो भी अभिभूत हैं और हमें इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो संगीत की विधा है, चूंकि आपने बचपन की बात बताई, लेकिन जब आप विवाह होकर काशीकर से जब बकौरी हुई आप,
तो जी, उसके जी, बाद ये जारी रखने में आपको कोई परेशानी परिवार की ओर से कभी आई या नहीं आई? कोई उन्होंने इस चीज को रोका? अच्छा, ये खास बात तो ये, क्योंकि आमतौर पर क्या एक्चुअली होता है, जो एक बात पुरुष होते हैं तो वो अपना जीवन जी, अपनी लय में जीते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये मुश्किल होता है कि शादी के बाद हाँ, उनके जीवन बराबर में है, परिवर्तन आता है। खास प्रश्न बिल्कुल, इसीलिए है। जी लेकिन ईश्वर की कृपा और मेरा सौभाग्य कहूंगी जी। कि वो 7 वचनों के साथ में एक 8वां वचन ऐड था। अच्छा, जी जी। कि आप मेरी संगीत के जी जो जीवन है, मेरा सांगीतिक जीवन है, हाँ, उसमें भी मेरा पूरी तरह से साथ निभाएंगे। बिल्कुल। और वो उन्होंने बहुत प्रेम से स्वीकार किया। और मतलब हर कभी कोई परेशानी हो या कोई भी मुझे मदद चाहिए हो जिस भी तरह से, क्योंकि जैसे प्रोग्राम्स होते हैं रात को होते हैं, तो आना जाना, मेरा बाहर जाना है तो बेटे को संभालना, जी जी बिल्कुल। ये सारी जिम्मेदारियां मेरे हस्बैंड ने, पति देव ने बहुत ही मतलब डेडिकेशन के साथ निभाई एक्चुअली। अच्छा, क्या बात। मेरे भी प्रति और परिवार के भी प्रति। और साथ में जो ये मेरा परिवार है, यहाँ पर भी मेरी चाची सास जो थी और मेरी सास जो है, ये भी सत्य साईं बाबा से जुड़ी हुई थी, तो इनके यहाँ पर भी भजन कीर्तन बचपन से था ही। अच्छा, ये भी इन्वॉल्व थे ही। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा तबला बजाते थे एक समय में, फिर वो छूट गया जी तो इनको इंटरेस्ट तो था ही। जी जी। और इन्होंने वो बहुत अच्छे से निभाया, अभी भी निभा रहे हैं, क्योंकि एक कलाकार के पीछे, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, मतलब पुरुष हो, बिल्कुल, उसके पीछे परिवार को पूरी तरह से लगना ही पड़ता है। आप बिना परिवार के सहयोग से नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी का साथ में होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फिर बाद में भी मुझे बहुत सहयोग मिला जी जी। और वो सफर जारी रहा। जी जी। अब एक शास्त्रीय संगीत की गायिका के रूप में आपका मकाम हासिल होता जा रहा है, और ऐसे में हमने देखा कि आप आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत में तो ग्रेडेड हैं ही, और सुगम संगीत की भी दोनों विधाओं में आप ग्रेडेड हैं, गीत और भजन में भी हैं और गजल में भी हैं। तो आपका पसंदीदा विषय क्या है, शास्त्रीय संगीत, गजल या गीत भजन? आपका स्वयं का? सभी कुछ पसंद है, मतलब ऐसा नहीं मैं किसी को चुन सकती। जब मैं शास्त्रीय संगीत गाती हूँ तब मैं उसमें पूरी तरह से रममाण होती हूँ। गीत भजन गा रही हूँ तब भजन में मुझे पूरे वो भाव नजर आते हैं, गजल में पूरे वो भाव नजर आते हैं। और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अगर किसी चीज के लिए ज्यादा कहा जाए तो वो गजल है। अच्छा अच्छा। क्योंकि गजल मैंने बचपन से सुनी है, जैसे कि मैंने कहा मेरे चाचा जी की बात आपने, चाचा जी की वजह से गजल में रुझान बहुत अच्छा है और मुझे पसंद है, मतलब बेसिकली तो गजल, और मैं सुनती भी बहुत हूँ। तो हम एक गजल की गुजारिश तो कर ही सकते हैं। जी। आपका पसंदीदा विषय है तो एक मैं थोड़ा सा तानपुरा चेंज कर रही हूँ। बिल्कुल कर लीजिए, तो स्वर को परिवर्तित करना होता है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है, मैं दर्शकों से माफी चाहूंगी अगर कहीं, क्योंकि मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, थोड़ी अभी भी, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप गाते समय अगर आप ईयरफोन को अगर आप निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उसके बाद फिर लगा लीजिए जी, तो उससे आपको सुविधा रहेगी। अच्छा, ठीक है। मैं मेरे चाचा जी की एक कंपोजिशन सुना रही हूँ आपको। जरूर। राग कलावती पर आधारित। स्वागत है। श्रीकांत काशीकर नाम है मेरे चाचा का, वो है अभी अपने साथ में। जी, अरे क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। जी। बहादुर शाह जफर साहब का कलाम है। जी, अरे या
लाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है मगर जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। दिल गया ताकत गई, सब कुछ गया, दिल गया ताकत गई, सब कुछ गया, पर तसव्वुर आपका जाता नहीं, पर तसव्वुर आपका जाता नहीं, दम लबों पर है मगर जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर गजल। और आपने एक ही शेर सुनाया, पर मेरा ख्याल है बात मुकम्मल हो गई। जी देखिए जी, गजल तो एक ऐसी विधा है कि जो कोई भी सुनता है तो उसमें जुड़ जाता है, उससे राब्ता रखने लगता है, उसी समय से वो भी गजल बन जाता है। तो हम इस गजल के बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे परिवार में फिर आपके जो बच्चे हैं उनमें कोई संगीत के संस्कार आपने डाले हैं, वो भी सीख रहे हैं संगीत? जी, मेरा बेटा तबला सीख रहा है। अच्छा। और अपने देश के बहुत अच्छे, बहुत बड़े तबला वादक जी, और हम सबके बहुत अच्छे परिचित उल्लास दादा राजहंसी के पास वो सीख रहा है। क्या बात है, वो तो बहुत ही। तो उनके सानिध्य में उसके शिक्षण अभी एक वर्ष से शुरू हुआ है, और इसके पहले वह मतलब मेरे गुरुजी जो हैं कमल दादा कामले जी, उनके सानिध्य में उसने शुरू किया था तबला सीखना। उन्होंने हाथ रखवाया था तबले पर उसका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गुणी गुरु मिले हैं, बिल्कुल जी। और फिर दादा ने ही उसको उल्लास दादा के पास में कि आप ही इसको सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए करके उनके रिक्वेस्ट करके उनके श्री चरणों में उसको अभी रखा है, और उसका शिक्षण उसका शुरू है तबले का। बिल्कुल जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीढ़ियों में अगर संगीत हमारा आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छी विरासत मिलेगी, क्योंकि संगीत बिल्कुल एक संगीत एक ऐसी कला है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों को ही ट्रांसफर होती है, आगे बढ़ती जाती है। और आपने अगर इस विधा को अपने परिवार में आगे जारी रखा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, हम अभी आपने गजल भी सुना दी, एक शास्त्रीय संगीत की रचना भी हमने सुन ली, भजन आप बहुत अच्छा गाती हैं, ये तो हमने रेडियो पर कई बार सुना है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो कई बार अनाउंस भी किया है रेडियो पर आपके नाम कई भजनों को। तो आज हम एक बार सामने बैठकर, क्योंकि रेडियो पर तो हम सुनते ही हैं, लेकिन सामने बैठकर एक भजन जरूर सुनना चाहेंगे। कोई भजन आपके पास हो अभी इस समय तो? जी कुछ पंक्तियां। मैं मेरे गुरुजी जिनसे मैं अभी सीख रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कमल दादा बहुत ही सुंदर कंपोजिशंस करते हैं, और उनकी कंपोजिशन जी सुनते हुए ही मैं जो है उनके पास सीखना शुरू हुई थी। क्योंकि मतलब वो एक छोटा सा किस्सा बता देती हूँ, उसके बाद उनके जरूर बताइए। उनको एक सिखाती हूँ। कल्पना ताई के पास सीखना मेरा चल ही रहा था, और क्लासिकल बहुत अच्छा सीख रही थी, मराठी सीख रही थी, जारी था सब कुछ सीखना।
और दादा आप जानते होंगे कि साध्वी ऋतंभरा जी के यहाँ पर जी उनका साथ रहा था। बहुत तो क्योंकि मेरे पापा ये कथा और मतलब इनको सुनना बहुत था हमारे परिवार में। हाँ हाँ दीदी माँ जी को सुनना, कनकेश्वरी देवी जी को सुनना, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता था कि इनके साथ मैं भी जाऊं गाने के लिए। जी तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट करी थी, जानती बचपन से थी कमल दादा को, क्योंकि काका के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं जी और ताई के साथ भी कई प्रोग्राम्स में उनका साथ रहता था, तो हम लोग रहते थे साथ में। जी जी तो पर ऐसे कभी सीखने का या कभी समझने का मौका नहीं मिला था दादा को तब तक। तो एक रिकॉर्डिंग थी, उसमें उनको कोरस की जरूरत थी, तो हम सब छोटे छोटे बच्चे, हमको सबको लिया। तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट करी थी कि आपको कभी अगर जरूरत पड़ी वहां पर तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा कीर्तन में वगैरह जाना। बोले अभी तो जरूरत नहीं है। फिर कुछ समय बाद वहाँ जरूरत हुई और मीनवाइल वहां पर मेरा बिहाय का भी मुझे ग्रेडेशन के लिए भेजना था। मैंने दादा से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे आपकी कुछ कंपोजिशन सिखाइए प्लीज। जी तो जब बोले ठीक है मैं सिखाऊंगा, मैंने सिखाई 2 कंपोजिशन। लेकिन मतलब टर्निंग पॉइंट ये है कि वो कंपोजिशन मैंने बहुत बेकार गई। मतलब मुझे गाते ही नहीं आई थी। उन्होंने जो भी वो कंपोजिशन में रखा था, अब सुनती हूँ तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था। और कि मुझे क्यों नहीं गाते आ रही है। मैंने दादा से सवाल किया कि मुझे क्यों नहीं गाते आ रहा है ये। और जबकि मतलब मेरा एमए हो चुका है, मैं तो अच्छा शास्त्रीय संगीत गाती हूँ, तो ये एक किसी के भी मन में आना स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे गले से नहीं निकल रही। तो फिर दादा थोड़ी मेरी जिज्ञासा समझे शायद, और उन्होंने कहा कि बेटा कुछ रियाज इस तरह से करना पड़ता है लाइट म्यूजिक के लिए, भजन के लिए, जो अपने गले में इस तरह की बातें डालता है। तो मैं फिर मैंने कहा कि बस अब मुझे तो सीखना है। ये जो एक नया जीरो मेरी लाइफ में मुझे दिखा है कि जो मुझे नहीं आता है, मुझे तो चाहिए वो सब कुछ, वो भी चाहिए, आप मुझे सिखाइए। तो वो यहाँ दिख जाता है अपने को। फिर वहां से दादा के पास भी सीखना शुरू हुआ और दादा ने मतलब मेरे पास जो नहीं था वो सब कुछ मुझे समझाया, जो मैं नहीं समझती थी, जी जो मैंने नहीं देखा था संगीत में अब तक। क्योंकि गुरु होते हैं और उनको हमको जानने के लिए कोई ज्यादा परखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जरा सा देखकर समझ जाते हैं कि इसने क्या क्या सुना हुआ है, क्या क्या नहीं देखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो उस तरह से फिर उन्होंने अपने कुछ रियाज और शास्त्रीय संगीत में फिर मेरा रुझान वायलिन की तरफ भी बढ़ा था कि जैसा आपका वायलिन बजता है वैसे मुझे गाना आना है। ये मेरा आग्रह स्वतः से था और उनसे भी कुछ स्वतः से भी था और उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट था कि मुझे तो गाना है बिल्कुल। तो क्या वो एक कुछ था जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। हाँ तो दादा ने बहुत स्नेह से मुझे सिखाया, समझाया, और जो मुझे नहीं आता था उस तरफ मेरी नजरें ले गए वो मुझे उस तरफ। और अभी जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उनके आशीर्वाद से ही थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। उनके ही आशीर्वाद से आगे ग्रेडेशन में भी बढ़ी मैं, और अब तो उनके काफी सारे कॉम्पोजिशन गाती हूँ। तो उसी में से एक कॉम्पोजिशन मेरा बहुत पसंदीदा है, जी वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक भजन, मीराबाई का भजन। बिल्कुल। कमल दादा की कंपोजिशन सुनना भी अपने आप में एक बहुत जी मैं मतलब इतने वैरायटी में कंपोजिशन से उनकी गीत हम उठा लें, गजलें उठा लें और भजन उठा लें तो बहुत अच्छा। और उनका क्या है, उनका स्टडी हर तरह के गाने, मतलब लोक गीत पर भी कोई कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था। क्योंकि हम तो खेल में लोकगीत गा देते थे बस, कॉलेज में जितना गाया होता है। वो कुछ पढ़ाई का विषय हो सकता है, ये हमें कभी लगा ही नहीं, ये हमें पता ही नहीं था। सही बात है। ये दादा ने नजर दी कि नहीं वो भी सुनने जैसा है, उसमें से भी कुछ लेने जैसा है। तो क्या बात। इस तरह से ये बातें छोटी छोटी सी। आइए हम भजन सुनते हैं उनके। जी भजन।
आ आ आ वाह। मैं तो सांवरे के रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग राती, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, साज सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज सजना के, लोक लाज सजना के, सांवरे के रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग राती, गई कुमती लई साधु की संगति, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साथी, भगत रूप भई साथी, गाय गाय के हरि गुण निस दिन, गाय गाय के हरि गुण निस, काल व्याल सोबाटे, काल व्याल सोबाटे, सांवरे के रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग राती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है। और मैं आपको एक बात कहूं, क्योंकि आपको भी मैंने सुना है और कमल दादा को भी कई बार सुना है, कई सालों से सुनते आए हैं, तो ये कंपोजिशन ऐसा लग रहा था जैसे वायलिन पर बज रहा है, वो स्वर उसमें सुनाई दे रहे थे, और उसी ईश्वर की कृपा है। आप बिल्कुल वैसा ही पकड़ के उसी तरीके से आपने भजन को रखा है। और वो भाव जो थे, और जैसे सुबह का राग होता है ना, तो सुबह के राग में जो ताजगी होती है, वो भजनों में हमें बहुत खूबसूरत लगती है हमेशा। कोई भी कंपोजिशन, तो हम जब कंपोजिशन की बात करते हैं कमल दादा की, तो वो समय के हिसाब से कंपोजिशन करते हैं, और वो कंपोजिशन निश्चित रूप से आपके जो दूसरे गुरुजी हैं उनका भी मैं वो देख रहा था कमेंट, जो गजल के लिए जिनका चाचा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो आज की आपकी साथ जो बात हुई है, मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है। हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, और बहुत सारी बातें अभी हमारी जो शेष हैं वो जरूर करेंगे आगे। लेकिन आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी इंदौर इन्फो के, और इस लाइव 1-to-1 में आपने हमारा साथ दिया, आपने हम इतनी अच्छी कंपोजिशन सुनाई और इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज की इस हमारी इस मुलाकात को यहाँ मुलतवी करते हैं अगली मुलाकात तक के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। इंदौर इन्फो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आज का ये सेशन उन्होंने रखा, और आपसे जुड़ के और आपसे बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। और जरूर मिलेंगे हम, निश्चित आगे की बातें और मुलाकात, गाना और भी रखेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक पूरी महफिल आपकी इस इंदौर इन्फो पर हम जरूर सुनना चाहेंगे। और आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्कार। थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थी वैशाली जी, और बहुत ही अच्छी हमने इनसे कंपोजिशन सुनी, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिले, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अभी शेष हैं। हम आगे अगली मुलाकात तक के लिए हम उनसे विदा लेते हैं, और आपसे भी हम विदा लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात हम आपको ये बता दें कि अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये YouTube पर इंदौर इन्फो के चैनल पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और पुराने वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आप उसको उसके नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और YouTube पर भी मिलते हैं, और इंस्टा के इस प्लेटफॉर्म पर अगली मुलाकात यानी कल तक के लिए एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।